सोचिए, क्या हो अगर हमारी सदियों पुरानी पौराणिक कथाओं को कहानियों की तरह नहीं, बल्कि एक क्राइम सीन की तरह परखा जाए। आज हम बात करने वाले हैं कर्मा नायक की एक बहुत ही, कह सकते हैं, प्रोवोकेटिव किताब वैदिक एप्स्टीन फाइल्स के बारे में। ये किताब इतिहास को देखने का एक बिल्कुल अलग और काफी विवादास्पद नजरिया सामने रखती है। देखिए, लेखक शुरुआत में ही एक बात साफ कर देते हैं। वो कहते हैं कि ये कोई आस्था या श्रद्धा की किताब नहीं है, बल्कि इसे सबूतों की एक फाइल, एक तरह की फोरेंसिक जांच की तरह पढ़ना चाहिए, जो हमारी सबसे पुरानी कहानियों और मान्यताओं पर ही सवाल खड़े कर देती है। चलिए, अब इसके मूल आइडिया में उतरते हैं। ये किताब एक ऐसे समाज की तस्वीर दिखाती है जो दो बिल्कुल अलग और एक दूसरे के विरोधी गुटों में बटा हुआ है। तो देखिए, किताब का जो पूरा का पूरा आइडिया है ना, वो इसी एक बंटवारे पे टिका है। एक तरफ है 90% लोग, जिन्हें किताब में रक्षक समाज यानी प्रोटेक्टर्स कहा गया है, और दूसरी तरफ बस 10% लोग, एक एलीट ग्रुप जिसे नाम दिया गया है द सिंडिकेट। और इस किताब का मानना है कि इन दोनों के बीच की जो लड़ाई है वो आज की नहीं बल्कि सदियों पुरानी है। तो सवाल उठता है कि ये सिंडिकेट है कौन? किताब के हिसाब से ये वही ताकतवर 10% का ग्रुप है जिसने सदियों से ज्ञान, संसाधन और सत्ता पर कब्जा करके बाकी 90% लोगों को एक सिस्टम के तहत कंट्रोल में रखा है। अब यहां से बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। लेखक पुरानी कथाओं को कहानी की तरह नहीं पढ़ते, बल्कि उन्हें इस सिंडिकेट के किए गए कामों की फॉरेंसिक केस फाइलों की तरह दोबारा से जांचते हैं। किताब यही करती है, पुरानी घटनाओं पर आज की कानूनी भाषा लागू कर देती है। जैसे इंद्र और अहिल्या की कहानी, इसे दिव्य लीला नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश बताया गया है, जिसमें धोखे से रेप, स्टॉकिंग और फिर सिस्टम के जरिए विक्टिम को ही ब्लेम करने के सबूत पेश किए जाते हैं। और यही तरीका यहां भी दिखता है। एकलव्य का अंगूठा देना, इसे गुरु दक्षिणा नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक चाल बताया गया है। सिंडिकेट की एक चाल, ताकि रक्षक समाज की जो बेहतर हथियार तकनीक थी उसे खत्म किया जा सके। आज की भाषा में कहें तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की चोरी या टेक्नोलॉजिकल सैबोटाज। अब यही फॉरेंसिक नज़र कृष्ण और 16,108 स्त्रियों की कहानी पर भी डाली जाती है, जिसे हम एक रेस्क्यू मिशन की तरह देखते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि पहले इस नंबर पर ध्यान दीजिए, ये संख्या कितनी बड़ी है। किताब का तर्क है कि ये कोई आज़ादी नहीं थी, बल्कि ये ओनरशिप का ट्रांसफर था। एक ऐसा कदम जिसने 16,000 से भी ज्यादा औरतों की अपनी पहचान ही मिटा दी, और शादी के नाम पर उन्हें एक तरह से प्रॉपर्टी बना दिया गया। लेकिन बात सिर्फ पुराने किस्सों की नहीं है। किताब कहती है कि ये पैटर्न आज भी चल रहे हैं, बस उनका रूप बदल गया है। चलिए देखते हैं कि कैसे ये किताब पुराने प्रोटोटाइप को आज के भारत से जोड़ती है। इस किताब के मुताबिक 1947 में मिली आज़ादी असल में आज़ादी थी ही नहीं, वो बस एक पावर हैंडओवर था, जहां एक विदेशी सिंडिकेट की जगह एक देसी सिंडिकेट ने ले ली और कंट्रोल करने के वही पुराने तरीके चलते रहे। और अपने इस दावे को साबित करने के लिए लेखक आज के आंकड़े सामने रखते हैं, जैसे कि ये देश की लगभग 73% दौलत सिर्फ 1% आबादी के हाथों में है, और लेखक के अनुसार ये 1% लोग ही मॉडर्न सिंडिकेट हैं। किताब हाल में हुई घटनाओं पर भी वही फॉरेंसिक लेंस लगाती है। हाथरस जैसे केस को एक अलग घटना की तरह नहीं देखा जाता, बल्कि लेखक की नज़र में ये एक पैटर्न का हिस्सा है, जहां सिस्टम सबूत मिटाकर ताकतवर लोगों को बचाता है। तो इतनी बड़ी सदियों पुरानी प्रॉब्लम बताने के बाद किताब एक सॉल्यूशन भी देती है, एक काफी रैडिकल प्लान, जिसका नाम है हीरा नागपुर ब्लूप्रिंट। तो इसका हल क्या है? ये हीरा नागपुर ब्लूप्रिंट असल में 3 पिलर्स पर खड़ा है। पहला है सात्विक सॉवरेनिटी, मतलब अपने खान पान के जरिए दिमागी और बायोलॉजिकल शुद्धता हासिल करना। दूसरा टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी, यानी सिंडिकेट के कंट्रोल से आज़ाद अपनी खुद की एक डिजिटल दुनिया बनाना। और तीसरा है इकोनॉमिक सॉवरेनिटी, मतलब ये कि सिंडिकेट को जो पैसा जाता है उसे रोककर एक सेल्फ रिलायंट आत्मनिर्भर इकोनॉमी बनाई जाए। और ये कोट हीरा नागपुर के पूरे आइडिया को समझाता है। ये सिर्फ कोई जगह नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी चेतना है जो बार बार दबाए जाने के बाद और मजबूती से उभर कर आती है। इस ब्लूप्रिंट का जो आखिरी हिस्सा है वो किसी जमीनी लड़ाई के बारे में नहीं है, वो एक डिजिटल लड़ाई के बारे में है, जिसे लेखक उलगुलान 2.0 का नाम देते हैं।
किताब कहती है कि रक्षक समाज को अपने स्मार्टफोन को सिर्फ टाइम पास करने का जरिया नहीं समझना चाहिए, बल्कि उसे एक हथियार, एक डिजिटल तोप की तरह इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे मीडिया और इन्फॉर्मेशन पर सिंडिकेट के एकाधिकार को तोड़ा जा सके। किताब ये बहुत बड़ा सवाल उठाती है कि क्या एल्गोरिदम गुलामी का एक औजार है या आज़ादी का रास्ता? और इसका जवाब ये है कि 90% आबादी को अपने खुद के प्लेटफॉर्म्स और एल्गोरिदम बनाने होंगे। एक ऐसा डिजिटल किला बनाना होगा जो उन्हें गुलाम बनाने की जगह सच्ची आज़ादी दिला सके। तो कुल मिलाकर वैदिक एप्स्टीन फाइल्स सिर्फ एक किताब नहीं है। ये इतिहास को पूरी तरह से तोड़कर भविष्य के लिए एक क्रांति का नक्शा बनाने की कोशिश है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर पूरे इतिहास को ही दोबारा लिखा जा सकता है, तो फिर उसकी जगह पर बनाया क्या जाएगा?